नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास की पुस्तक है, इसमें लोकतंत्र का जो टॉपिक है ये पढ़ रहे थे। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के दोष। इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी, तो उनमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है उसके समर्थक कौन कौन हैं। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम लोकतंत्र के दोष, डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र के क्या क्या दोष हैं जिन्हें हम उसके विपक्ष में तर्क भी कह सकते हैं। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा। किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों और आवेगों से चालित होता है यानी संचालित होता है। और इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है। तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो हमारी हुई थी कि लोकतंत्र के गुण क्या क्या हैं, मेरिट्स क्या क्या हैं, उसमें मैंने सबके साथ साथ आपको जो माइनस पॉइंट बताए थे कि व्यवहार में ऐसा नहीं होता, वो सब चीजें इसमें वही दोष हैं। तो लोकतंत्र तो क्या कहता है कि व्यक्ति बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी होता है, उसको मत का अधिकार दिया और वह उसका सही प्रयोग करेगा। यानी अपनी समझ से कौन हमारे देश के लिए हित में है, कौन हमारे देश के हित में काम करेगा, कौन व्यक्ति सही है, कौन कैसा है, उसके आधार पर जो उसको लगेगा हमारे देश के लिए सही है वो उसको वोट देगा। ये तो लोकतंत्र कहता है। लेकिन लोकतंत्र की जो आलोचना करने वाले हैं, जो आलोचक हैं, वो कहते हैं कि साहब ऐसा नहीं है, वो अबौद्धिक प्राणी होता है मनुष्य। और वो संचालित किससे होता है? जो भी उसके मूल संवेग है, आवेग है, उसके माध्यम से। और वो भीड़ तंत्र में शामिल होता है। लोग कहते हैं कि इस बार माहौल किसका है, क्या अच्छा इस बार इसका माहौल है, तो जाकर के उसी को वोट देते हैं। क्या इस बार तो यही जीतेगा, इस बार अच्छा कौन सा कोई, जैसे मान लीजिए जो उसको कोई व्यक्ति ने अच्छा काम भी किया, लेकिन चूंकि वो किसी वर्ग के हित में नहीं है, तो क्या वो वर्ग उसको वोट देगा? नहीं देगा। वो भले उस व्यक्ति ने कितना ही अच्छा काम किया हो, चाहे उस व्यक्ति का सही डिसीजन हो, लेकिन फिर भी उसको वोट नहीं मिलेगा क्योंकि कोई वर्ग उससे नाराज हो गया। तो ये संवेग, यहां संवेग और आवेग से मतलब क्या है? आप बाल विकास के अंदर जब पढ़ते हैं संवेग और आवेग, तो संवेगों की बात होती है बाल विकास में। तो व्यक्ति इस तरीके से संचालित होता है अपने संवेगों के माध्यम से, और वो भी एक भीड़ तंत्र में शामिल हो जाता है। तो केवल मत के अधिकार देने से नहीं होता। एक 18 वर्ष या इससे अधिक की जो आयु हो, उसके बारे में देश ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है कि वो अच्छा बुरा सोचने में सक्षम है। तभी 18 वर्ष का जो व्यक्ति है, 18 वर्ष से पहले फिर वो बालक है और बाद में फिर वो वयस्क हो जाता है और उसको मत देने का अधिकार हो जाता है। देश के सारे कानून उस व्यक्ति पे लागू हो जाते हैं। तो लोकतंत्र तो कहता है, सरकार कहती है, संविधान कहता है कि 18 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है तो अच्छा बुरा सोचने में सक्षम हो जाता है। लेकिन विवाह करने के लिए सक्षम नहीं है। उसको विवाह के लिए आयु चाहिए 21 वर्ष की आयु चाहिए लड़के को। यानी देश के लिए अच्छा उम्मीदवार चुनने से कहीं ज्यादा जो डेंजर काम होता है वो होता है विवाह करना। तो इसलिए सरकार ने भी कहा भाई बहुत डेंजर काम है, तो कम से कम 21 वर्ष का हो, तब मानेंगे कि हाँ अब ये कुछ तैयार है घर को संभालने के लिए। और महिलाओं के लिए 18 वर्ष की आयु होती है, लड़की के लिए कम से कम इतनी आयु हो, और लड़के के लिए 21 वर्ष। तो सरकार तो ये, देश तो ये, हमारा जो संविधान है वो तो ये कहता है भाई इतनी उम्र में विवाह के लिए ये तैयार होते हैं, सोचने समझने की क्षमता होती है। लेकिन कई बार 25 भी हो जाती है, 30 भी हो जाती है, 40-50 भी हो जाती है, लेकिन वो समझ तो नहीं आती। कईयों में नहीं आती तो वो नहीं आती। वो जिस रूप में जन्म लिया, वो जैसे हैं वो वैसे ही धरती पे उसी रूप में वो निकल जाते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है उनकी। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। तो लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। देखिए बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है वो कम होता है,
जो देश को चलाने या जिन लोगों में सोचने समझने की क्षमता हो, सही तर्क करना, किसी विषय को लॉजिकली सोचना, तर्क के आधार पर सोचना, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और लोकतंत्र में किसका महत्व होता है? संख्या का। 100 में से जिसको 51 वोट मिल जाएंगे वो सरकार बना लेगा, यानी 51 सीट मिल गई, वो सरकार बना लेगा 100 सीट में से। तो भले ही 49 लोग नाराज हों, 49 लोग 100 में से इसका समर्थन नहीं करते हो इनका, लेकिन 51 होते ही उन लोगों की सरकार बन जाएगी। तो लोकतंत्र में महत्व किसका है? संख्या का। एक सब्जी का जो ठेला लगाता है, टैक्सी चलाता है, बस चलाता है, चाहे कोई खुद एमएलए, एमपी, आईएएस, आरएस, न्यायाधीश, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, वोट के मामले में काउंटिंग एक ही होगी। तो जहां महत्व ही संख्या का है, तो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इससे क्या रहता है? उपेक्षित रहता है। आप जैसे शराब की बोतलें, जैसे कोई व्यक्ति चुनाव जीतना चाहता है, वो क्या करेगा? गरीबों के बस्ती में जाएगा, चाहे पूरी जिंदगी में नहीं गया हो, उनके बच्चों को पास बुलाएगा, गोदी में खिलाएगा, पूरी जिंदगी में चाहे वो उनसे शक्ल नहीं देखी उसने। महिलाओं को साड़ियां बांटेगा, गरीबों को कंबल बांटेगा। आप कंबल किसी पैसे वाले को या जो सोचने समझने की क्षमता रखता है उसको बांट करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो इस तरह के लोग कम होंगे। आप जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तर्क के आधार पर सोचने वाला हो कि नहीं क्या सही है और क्या गलत है, उसको आप दे दो कंबल कि देखे तू मेरे को वोट दे देगा, नहीं देगा वो। एक शराब की बोतल के बदले में आदमी अपना वोट दे देता है। तो संख्या का महत्व है। तो बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो इसमें फिर उदासीन रहती है, उनकी स्थिति जो है वो निष्क्रिय रहती है, न्यूट्रल। शैक्षिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावना को भड़काते रहते हैं। तो ये नैतिक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम और नागरिक शिक्षा, ये आदर्शवादी चीजें हैं, है बहुत अच्छी बातें, लेकिन ये केवल आदर्शवाद के रूप में स्थापित है। व्यवहार में स्थिति बहुत अलग होती है। सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, वास्तविकता यह है कि सभी पार्टियां वास्तव में मिली भी हैं। जब अरविंद केजरीवाल शुरू में आ रहा था, तो अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त खूब हल्ला मचाया था कि ये दोनों पार्टियां आपस में मिली भी है। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लोग खूब जोक बनाते थे कि ये तो हम इसको जो भी मिलता है, हर कोई मिला हुआ है, हर कोई मिला हुआ है, हमारा पार्टी वाला तो हमारा है और ये है। फिर बाद में कुछ दिनों बाद में कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए थे जहां दोनों पार्टियों के लोग, जहां दिन में खूब एक दूसरे के खिलाफ हो हल्ला कर रहे थे, वो शाम को बैठ के आराम से पास में बैठ के शराब पी रहे थे। वो बातें गलत नहीं थी अरविंद केजरीवाल की। अब कोई यहां यह मत ले लेना कि मैं किसी का समर्थन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि किसी व्यक्ति की कोई बात है, क्या वो बात सही है या नहीं है, उस पॉइंट की बात करें। तो पार्टियां जो है वो सब पर्दे के पीछे जो है वो सब मिली हुई है। जब भी इन पर खुद पर कोई आंच आएगी, ये सब मिल जाएंगे। ये सैलरी बढ़ाने की बात आएगी आपस में, आपने खुद अपनी आंखों से ही देखा होगा। जब ये मुद्दे चलते हैं तो दोनों पार्टियां बिल्कुल एकमत हो जाती है, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं। और ऐसे दो, क्योंकि आपने क्या है इन लोगों को बहुत पास से देखा नहीं, मैं देखिए सबको देख चुका हूं। मैं एमएलए, एमपी से लेकर के अधिकारियों से लेकर के मैं बहुत लोगों के संपर्क में रहा हूं, या मैं सबको बहुत ध्यान से मैंने देखा है। तो सीधी सी बात है कि उनके लिए जनता सिर्फ एक मूर्ख है। जनता उनकी नजर में भेड़े हैं। भेड़े जनता को भेड़े कह के मजाक बनाते हैं वो, कि जनता तो भेड़ है। और फिर भी जनता क्या है, उन्हीं के पीछे भागती है बार बार। तो कोई भी पॉलिटिशियन होता है वो कभी भी कि हमेशा मुद्दा उनका गरीबी ही पर ही क्यों अटका रहता है। कभी तो गरीबी से आगे आओ कि गरीबी को दूर कर देंगे इन 5 सालों में, रोजगार के अवसर उत्पन्न, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि एक दूर हो, वो चाहते ही नहीं कि शिक्षा हो। बिहार में आज भी शिक्षा की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है।
इतनी गरीबी इतनी क्यों है? क्योंकि कोई पॉलिटिशियन वहां चाहता ही नहीं कि उसका विकास हो। शिक्षा आ जाएगी तो लोगों में सोचने समझने की क्षमता में आएगा परिवर्तन। तो उनको गरीबी रहने दो और शिक्षा से उनको वंचित रखो, ताकि हम जैसा कहें तो वो वैसा मानते रहें। ये चीजें हैं, लेकिन एक आम जनता इन चीजों को भी नहीं समझती। तो ये कि लोकतंत्र से नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, ये सब कहने की बातें हैं। राष्ट्र प्रेम भी लोगों में कहां है भारत में? वास्तविकता के अंदर देखें तो लोगों में केवल फेसबुक या देशभक्ति है। हकीकत में देशभक्ति देश के लिए है ही नहीं। जब ये कह रहे थे कि चाइना का विरोध करो, आप जिन्होंने जो कौन से वो ऐप वगैरह थे चाइना के, अभी थोड़े दिन पहले सरकार ने ऐप डिलीट किए थे, उसमें से कुछ दो चार पॉपुलर थे, वो मुझे नाम ध्यान में नहीं, अभी आ नहीं रहे जबान पे। तो हर व्यक्ति, वो कोई एक तो गेम था, कोई ये करके पबजी, पबजी के अलावा और भी दो चार ऐप थे। एक जिसपे वो लोग वीडियो बना के डालते थे, वो क्या, हाँ, ये टिकटॉक। तो कि साहब इनको डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो। जिन लोगों ने डाउनलोड कर रखे थे वो विरोध कर रहे थे उसका। तो चलो ठीक है, जो हुआ हुआ। अब अभी जब नवरात्रा पे सेल लगाई इन कंपनियों ने, तो एमआई के फोन किसके हैं? चाइना के। और इस बार बम्पर के साथ सबसे ज्यादा बिके हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो 2 महीने पहले विरोध कर रहे थे, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, विरोध करो, विरोध करो, विरोध करो। अब वो कहां गई देशभक्ति? सबसे ज्यादा यही बिकते हैं भारत में, और अभी बिके हैं। तो ये जो है फेसबुक, देशभक्ति जो है वो फेसबुक या देशभक्ति है। और देशभक्ति भी भारत के अंदर पानी के बुलबुले की तरह होती है। एक दिन 2 दिन देशभक्ति रहती है, फिर वही वापस जैसे हैं वैसे। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता भ्रमपूर्ण है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है, किंतु वह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान नहीं करता। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनाव में धनिक खड़े होते हैं, यानी जो पैसे वाले हैं, और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं, तो वे कानून भी ऐसे बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में होते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता भी लगभग अर्थहीन हो जाती है। यह भी बहुत कुछ सही बात है। देखिए, चुनाव में जो खड़े होने वाले हैं, तो एक कोई अगर किसी को सरपंच का चुनाव भी लड़ना हो, तो इसमें भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर आगे जैसे जैसे एमएलए का चुनाव हो, उसमें बहुत खर्चा होता है। एमपी का चुनाव है, उसमें और खर्चा होता है। तो जब इसमें वही व्यक्ति चुनाव में खड़ा होकर जीत सकता है जिसके पास में क्या हो, खूब सारा पैसा हो। अब जिसके पास में पैसा नहीं, वो खड़ा ही नहीं हो सकता। तो जब वो धनिक वर्ग ही जीतेगा, तो वो जो नियम कानून भी बनाएगा, वो भी उन लोगों के हित में बनाएगा जो कि धनवान वाले हैं, पैसे वाले हैं। तो जब व्यक्ति को आर्थिक समानता तक व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता, और जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं उनको लोन भी बहुत आसानी से मिलता है। ये विजय माल्या हुआ, इस तरह के बहुत लोग होते हैं। ये तो विजय माल्या, ऐसे तो दो चार नाम हैं जो सामने आ गए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बिना किसी गारंटी के लाखों लाखों तो क्या, करोड़ों अरबों रुपए लोन दे दिया जाता है। तो ये चीजें भी हैं। वैसे इसमें देखिए, जो सबसे बुरी हालत होती है वो मध्यम वर्ग की होती है। क्योंकि मध्यम वर्ग जो, अब सरकार जो गरीब वर्ग होता है उनके लिए सरकार आर्थिक जो पैकेज होते हैं, अभी जैसे वायरस आया था कोरोना, अभी भी है, तो सरकार ने इनके खाते में अकाउंट जमा करवाए। मेरे कई मित्र बैंक में है, कह सर अभी तो वो जो सरकार ने डायरेक्ट अकाउंट पैसे भेजे हैं, तो वो लेने के लिए लोग आ रहे हैं। इनको पैसे मिल जाते हैं। जो सरकार काफी आर्थिक पैकेज, बड़े बड़े पैकेज की घोषणा करती है और अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। सुविधाएं भी काफी मिल जाती है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, अलग अलग ये भामाशाह कार्ड, ऐसे कई चलते हैं। अमीर वर्ग है बहुत ज्यादा, उसको भी फैसिलिटी मिलती है। मध्यम वर्ग की स्थिति सबसे खराब होती है। ये ना तो किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं, और ना ही ये कहते हैं कि नहीं हमको कुछ, ये तो हमारा अधिकार है, या फ्री में कुछ नहीं।
ये मेहनत भी बहुत करते हैं और इनको टैक्स भी देना पड़ता है। इनकी मेहनत का बहुत बड़ा भाग केवल टैक्स में चला जाता है और उस टैक्स से इन दोनों की पूर्ति हो जाती है। लेकिन ये मध्यम वर्ग जो है ये कमाता है और अपनी रात दिन मेहनत की गाढ़ी कमाई सरकार को टैक्स के रूप में देता है। ये स्थिति मध्यम वर्ग की वास्तव में कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। मध्यम वर्ग की सरकार गरीबों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करती है, तो रोजगार के साधनों उसके लिए प्रयास क्यों नहीं होते? उसके लिए प्रयास होना चाहिए। किसी को भूख लगी है, उसे आपने रोटी दे दी तो आपने केवल एक टाइम की भूख मिटाई। उसे काम दे दो, वो पूरी जिंदगी भर के लिए कमाएगा। वो ये सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। आप देखते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं पार्टियां घोषणा करती है, हम जो भी किसान है, किसानों के खाते में एक एक किसान को हम इतने इतने रुपए दे देंगे। वो रुपया आएगा कहां से? नेता लाएगा कहां से? अपनी जेब से एक रुपया खर्च नहीं करेगा। सबसे ज्यादा पिसता है मध्यम वर्ग, इसका पैसा सबसे ज्यादा होता है वो। हालांकि जो अमीर वर्ग है उनका भी होता है, मैं वो बात नहीं कह रहा, लेकिन जो मध्यम वर्ग है ये सबसे ज्यादा पिसता है। और मिलता क्या है मध्यम वर्ग को? ना वो इस श्रेणी में आता है ना इस श्रेणी में आता है। और यहां तक कि मध्यम वर्ग के लिए ये बात जो है हजारों साल पहले जो चाणक्य हुए थे उन्होंने कह दी थी, और बाद में बहुत से वेस्टर्न जो दार्शनिक हुए हैं, फिलोसफर, राजनीतिज्ञ, सबने कही है कि मध्यम वर्ग हमेशा पिसता रहता है और ये हमेशा पिसेगा। तो ये चीजें हैं कई। फिर आता है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं जिनके कारण लोकतंत्र में विकार आ जाता है, यानी खराबी आ जाती है, दोष आ जाते हैं। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं। किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्र भक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। तो वही चीजें हैं, राजनीतिक दलों के दोष हैं। दलों का निर्माण इसलिए होता है ताकि राष्ट्र के हित में हो, राष्ट्र के हित के लिए प्रयास हो, लेकिन वो जो उनका दल है उसके लिए होता है। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों और अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी ठहराती है। बिल्कुल सही पॉइंट लिखा है कि जिम्मेदारी किसकी है। अगर कोई भी समस्या होती है, कोई व्यक्ति है जिसको ये कह सकें साहब ये इसके लिए जिम्मेदार है। अगर पुल गिर गया, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? सरकार उस पे डालेगी, वो वाला उस पे डालेगा, विपक्ष उस पे, वो उस पे, वो उस पे, और जनता बीच में क्या बन जाती है? उल्लू बनती है। कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी पे, कोई व्यक्ति नहीं है जिसको उत्तरदायी ठहराया जा सके कि तुम्हारे काम में कमी थी इसलिए ये समस्या हुई। यह एक बहुत बड़ा जो है अस्त्र शस्त्र काम करता है कि कुछ भी समस्या हो तो उसे दूसरे पर डालना। पक्ष विपक्ष पे डालेगा और विपक्ष जो है वो पक्ष पे डालेगा। खूब हल्ला करेंगे और शाम को दोनों जो है वो बोतलें साथ में खोलते हैं। ये सच्चाई है यहां की, और ये आज की बात नहीं है, ये भारत में है ये चीजें, और बहुत पहले से है, सैकड़ों सालों से है। किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से अधिक खर्चीली होती है। इसी प्रकार आम चुनाव में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत बड़ी हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक ओर तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है और दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी है। तो ये जो संसद के सत्र वगैरह होते हैं, समितियां बनाती हैं, एक एक सत्र के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है।
तो कितना धन का अपव्यय होता है, और यह जनता का ही पैसा है। कोई पॉलिटिशियन कहीं भी जाता है किसी भी जगह, तो सबसे महंगे जो होटल होते हैं उस शहर के, कि सबसे महंगा कौन सा है। अभी कुछ समय पहले अगर आपने पढ़ा हो कि जब ये राजस्थान सरकार को एक बार लग रहा था कि सरकार गिर सकती है, सरकार खतरे में आ सकती है, तो सभी विधायक यहां से जयपुर से जैसलमेर चले गए थे। और जैसलमेर में आपको पता होगा कहां गए थे? सूर्यागढ़ होटल में। सूर्यागढ़ होटल एक महल की तरह है, आप उसको नेट पे देखिएगा। सबसे महंगा होटल है वो जैसलमेर का। यहां तक कि सिटी के, बड़ी सिटी जयपुर के अंदर भी आपको सूर्यागढ़ जैसे बहुत कम मिलेंगे। 8, 10, 15 होटल मिल सकते हैं सूर्यागढ़ जैसे। एक दिन का खर्चा सूर्यागढ़ में रहने वाले का लगता है 15 से 20 हजार। ये एक दिन का खर्चा है, और कई दिनों तक वहां आराम से रहे सभी पॉलिटिशियन। वो खर्चा आया कहां से? वो 3 स्टार होटल वाला जो होता है, 3 स्टार, उसमें भी रुका जा सकता है। लेकिन एक इतने महंगे होटल के अंदर सारी सुख सुविधाओं का भोग करना, ये पैसा आता कहां से? ये पैसा जनता का ही है, और मजे से उड़ रहा है ये। कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी सत्ता हो, वो इस तरीके से गलत प्रयोग करती है, बर्बादी करती है पैसे की। सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। उसके बाद में आता है उदासीन मतदाता। यह भी एक जो मैं हमेशा कहता रहता हूं, लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनाव में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते हैं। राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान में 50 से 60% के बीच ही मतदाता भाग लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती। इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते, तो प्राय कम योग्य और अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। ये कितनी सही और सटीक बात कही है। आप भी जानते हैं कि चुनाव में जो वोट है वो 50 से 60% के आसपास रहता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। यानी बहुत बड़े स्तर पर तो मतदान होता ही नहीं है। 1 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ में 40 लाख तो वोट ही नहीं करेंगे। अब बच्चे वो 60%, लगभग 60 लाख। 60 लाख में से फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, किसी को वोट, किसी का ये, किसी का इतना, किसी का ये। तो उसमें कम योग्य व्यक्ति जो होते हैं और अवसरवादी प्रकृति के, तो वो जीत जाते हैं। संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। युद्ध या अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकृत होती है। इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी यूरोप में लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए। तो संकट काल की दृष्टि में क्या है, लोकतंत्र कई बार कमजोर स्थिति में आ जाता है, क्योंकि सत्ता वहां जो होती है वो विकेंद्रीकृत होती है। हालांकि भारत के अंदर ऐसी बुरी स्थिति नहीं आई है कि संकट काल की स्थिति के अंदर कोई डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत हुई हो, क्योंकि केंद्र जो है वो अधिक मजबूत होता है, और केंद्र का जो डिसीजन है वो ही फाइनल माना जाता है अगर राज्य या केंद्र में कभी कोई विवाद हो तो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है कमजोर करती है शासन को। एक तो जहां एक व्यक्ति डिसीजन लेता हो, और एक यहां बहुत सारे व्यक्ति डिसीजन लेने वाले हो, तो एक मत नहीं हो पाता। तो ये एक दोष भी है। हालांकि लोकतंत्र का ये एक गुण भी है कि विकेंद्रीकृत सत्ता, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी होती हैं। इसके बाद है लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं। साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवादी युद्ध व साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध व साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध और राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दिख पड़ रहे हैं, किंतु उनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों
तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका व एशिया की अर्थव्यवस्था के अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतंत्र और पूंजीवाद की सांठगांठ है और ये विश्व शांति के लिए खतरा है। देखिए, मैंने ये चीज कहना क्या चाह रहे हैं। आज आप जानते हैं कि बाहर ये नव उपनिवेशवाद क्या होता है। देखिए, पहले तो था उपनिवेशवाद। तो आपने देखा कि जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने दूसरे देशों का आर्थिक रूप से शोषण किया, राजनीतिक और आर्थिक रूप से। जैसे ब्रिटेन ने आधी दुनिया से ज्यादा पर अपना शासन किया है। अब भारत 1947 में आजाद तो हो गया और भी बहुत सारे कंट्री आजाद हो गए, लेकिन अब एक नया सिस्टम आ गया और वो है नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद क्या है? ये मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आज वो इन देशों में जो है वो अपना सामान बेचती है। यहां तक कि खाने पीने की चीजें तक जैसे बर्गर है, पिज्जा है, ये कितने ही बर्गर और पिज्जा जैसी चीजें जो है ये बाहर की, जो कोई ब्रिटेन की कंपनी है, कोई कंपनी है अमेरिका की, कोई कहीं की किसी विकसित देश की कंपनी है, ज्यादातर अमेरिका की, ये ब्रिटेन की, ये कंपनियां यहां पर आती है। तो ये बिना सरकार की सहमति के नहीं आ सकती। भाई सरकार अनुमति देगी तभी यहां पर कोई व्यक्ति अपना काम चला सकता है। लोग भी यहां के काम करने वाले पैसा यहां से जो कमाएंगे और बहुत बड़े स्तर पे वो पैसा कहां चला जाता है? वापस बाहर चला जाता है। तो पैसा आज भी बाहर जा रहा है, माध्यम चेंज हो गया है। तो ये चीजें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक 10-15 रुपए का बर्गर होता है, वो इनमें 80-80, 150-150, 200, 250, 250, 500 रुपए के बिकते हैं। आप नेट पे, इंटरनेट पे इनकी रेट सर्च कीजिएगा। एक पिज्जे में क्या सामान लगता है? थोड़ा बहुत 20-25-30 रुपए के अंदर एक पिज्जा बन सकता है आपका। उस पिज्जे के 300, 350, 400, 500 बहुत रेट तक लगती है। और ये पैसा कहां जाता है? बाहर जाता है। ठीक है, एक आप पक्ष ये कह सकते हो कि यहां के लोगों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन यहां के लोगों को रोजगार मिलता है तो पैसा भी तो एक बहुत बड़े स्तर पर वो यहीं रहना चाहिए। 100 में से अगर 30 रुपए यहां लोगों को मिल रहे हैं और 70 रुपए अगर भारत से बाहर जा रहा है, तो वो भी बाहर क्यों जाए? तो सरकार इस तरह के प्रयास करे कि यहां लोग अपना व्यवसाय खोलें। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि राजस्थान के अंदर भी इन चीजों के लिए बहुत स्कोप है कि व्यक्ति अपना स्व व्यवसाय करे। अब वो कुछ सोचता ही नहीं है इतनी, एक तो इसके लिए चाहिए रिस्क, थोड़ा पैसा भी चाहिए। पैसे का भी इंतजाम कर ले तो वो बहुत कुछ सोचता है कि अगर ये इसमें नहीं बैठा तो क्या होगा, मेरा बिजनेस फेल हो गया तो। दुनिया के 95% बिजनेस शुरू के 5 साल में फेल हो जाते हैं। 95% बिजनेस, फिर भी वो आगे करते हैं, लोग प्रयास करते हैं। तो स्व व्यवसाय की तरफ है, यहां एक चीज बढ़िया होनी चाहिए, उसमें वो दिखनी चाहिए योग्यता, गुणवत्ता। तो ये मित्रों कुछ महत्वपूर्ण कमियां थी कि लोकतंत्र के हमने देखे कि लोकतंत्र के गुण क्या क्या हैं और उसके अवगुण क्या क्या हैं। तो ये प्रणालियां बहुत जो विशेष है कि किसको क्या वास्तव में गुण हैं, अवगुण ज्यादा हैं या गुण ज्यादा हैं। फिर भी इन चीजों को जो अभी की परिस्थितियां चल रही है उसके हिसाब से यह है कि लोकतंत्र जो है वही कहीं ना कहीं बेहतर है और वही लोकतंत्र अभी चल रहा है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्ण कार्य कर सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर उसका पतन। अभी मैं आपको जैसे स्वरोजगार, मेरे एक उदाहरण ध्यान में है, अभी न्यूज़पेपर में 3-4 दिन पहले की घटना है। ये ऑनलाइन भी न्यूज़पेपर आते ही हैं तो न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं हम। उसमें एक ये था कि एक महिला अचार बहुत अच्छा बनाती थी। उसके पति का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से हो गया था खत्म। तो फिर उन्होंने ये विचार किया कि अचार अच्छा बनाती है तो क्यों ना इसको बिजनेस के तौर पर। अब अपने घर में मान लो कोई महिला कहे कि नहीं मैं तो ये बिजनेस करना चाहती हूँ अचार का, घर वाले कहेंगे रहने दे तू। तो ये सोच ही यहां तक है, ये चीजें बड़ी विडंबना है यहाँ कि कोई व्यक्ति पहली बात तो प्रयास करता नहीं, करने का प्रयास सोचता भी है तो उसको पता है कि मुझे वापस बिठा देंगे, कर रहने दे। तो उस महिला ने प्रयास किया,
उसके पति ने सबने मिलकर घर में कहा कि भाई दिक्कत है, चलो इसको आगे प्रमोट करते हैं, प्रयास करते हैं। तो पहले वो क्या करते थे, ये जो दुकान वाले हैं, पान वाले, चाय वाले और ये सब्जी वाले, उनके पास में जा जाके अपने अचार के पैकेट रखना शुरू किया। कोई भी लोग आते, उनको फ्री के अंदर वो अचार टेस्ट करवाते कि भाई आपको पसंद आए तो आप लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे लोगों को अचार अच्छा लगने लगा। और अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, उनका सालाना जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ऊपर का है। सालाना टर्नओवर। पूरे देश पे उन्होंने अपने अलग अलग ब्रांच खोल ली। और ये बात जो है ये लगभग 10 से 15 साल के अंदर अंदर हो गया ये उनका। 10-15 साल पहले उन्होंने शुरू किया था और आज ये स्थिति है। तो ये तो करने वाले पर डिपेंड करता है, उसकी मेहनत पर, शिद्दत पर डिपेंड करता है। पहले ही रोता रोता जाए वो, पता नहीं क्या होगा, हिम्मत, जुझारूपन, एक जोश जुनून, वो तो जरूरी होता ही है। और पेशेंस, धैर्य, वो तो सबसे बड़ी चीज है सफलता में, चाहे कोई एग्जाम हो या कोई व्यवसाय हो। और कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो कितने ही लोग हैं जिनका रोजगार चलता है उससे। कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्ण कार्य कर सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर उसका पतन हो जाता है। यह बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में भी सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनेक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई, किंतु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली असफल हो गई और इसका स्थान अधिनायकवाद ने ले लिया। वर्तमान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीपों में भी अनेक देशों में लोकतांत्रिक शासन का पतन हुआ है, क्योंकि इन देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों या परिस्थितियों का अभाव रहा है। तो ये देखिए, लोकतंत्र जब कमजोर होने लगता है तो फिर कहीं ना कहीं स्थिति बहुत खराब होती है। क्योंकि अब आप देख लीजिए कि कोई भी मान लीजिए वर्ग है, अब वो अगर एक साथ विरोध पे उतर जाए तो सरकार को भी बात करनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, चाहे वो चीज गलती क्यों ना हो। तो ये चीजें, क्योंकि सरकार अपना वोट बैंक देखती है, उनको वोट से काम चलाना है और सबको खुश कभी नहीं किया जा सकता है। तो कई देशों के, कंट्री के हमारे सामने उदाहरण है जहां लोकतंत्र असफल हो चुका है और लोग ये मांग करने लगे हैं कि साहब एक व्यक्ति आए, चाहे वो तानाशाही के रूप में ही रहे, लेकिन सही काम करे वो। जैसे मौर्य साम्राज्य की बात करें, पूरे अखंड भारत पर शासन करने वाला मौर्य साम्राज्य, वहां का राजा भले ही वो नहीं था कि सबसे मिलजुल के काम करेंगे, नहीं, राजा जिम्मेवार होते हुए भी एक अधिनायकवाद के रूप में था, एक तानाशाह के रूप में था मौर्य साम्राज्य में शासक भी। लेकिन फिर भी वो जिम्मेदार था, वो करता वही था जो एक राजा को करना चाहिए, अपनी जनता के लिए समर्पित। लेकिन उस मामले में किसी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। विद्वानों का मत है कि निम्नलिखित परिस्थितियां लोकतंत्र के सफल संचालन में सहायक हो सकती है। जैसे शांति और व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य और युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते रहते हैं। किंतु जब देश में राजनीतिक स्थिरता व व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं, बाहरी आक्रमण होता है, तो सरकार राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करती है, केंद्रीयकरण करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता तक पर पाबंदियां लगाती है। इस स्थिति में लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है और अधिनायक तंत्र की स्थापना का मार्ग खुल जाता है और अतः लोकतंत्र में शांति आवश्यक है। तो देखिए, शांति व्यवस्था अंदर बनी रहे, आक्रमण का भय नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण चल जाता है। लेकिन अगर देश पर संकट आ जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में फिर केंद्र मजबूत है और वो जो डिसीजन लेता है वो फाइनल होता है। तो लोकतंत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार लोग ऐसे ऐसे आंदोलन चलाने लगते हैं जो कि गलत होते हैं, लेकिन वो चूंकि संख्या बल पर करने का काम करते हैं, तो बहुत सी चीजें होती है। सुदृढ़ राष्ट्रीय व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद ही इन देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ
और तानाशाही की स्थापना हुई। आप जर्मनी और इटली में देखते हैं हिटलर और मुसोलिनी, तो ये नेता जो, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इन देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, कमजोर हो चुके थे, लोग परेशान हो चुके थे, उनको एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो बहुत मजबूत हो। उस वक्त ये लोग थे, तो ये सामने आए और इन्होंने तानाशाही को बनाया। हालांकि वो हद से ज्यादा जब चीज हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो भी एक विनाश का कारण बनती है, लेकिन उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में इन चीजों का जन्म हुआ। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में आर्थिक अव्यवस्था के कारण वहां के देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ और साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। आधुनिक काल में भी लैटिन अमेरिका के राज्यों में लोकतंत्र की असफलता का एक बड़ा कारण आर्थिक अव्यवस्था है। अनेक अफ्रो एशियाई राज्य भी ऐसे संकट से गुजर रहे हैं। तो देखिए साम्यवादी व्यवस्था होती क्या है, जैसे चाइना है, तो चाइना है, क्यूबा है, लाओस है, ये कई कंट्रीज हैं जिनको साम्यवादी कम्युनिस्ट कहा जाता है। ये साम्यवादी देश क्या होते हैं? ये साम्यवादी देश वो हैं जहां उत्पादन के साधनों पर जनता का अधिकार होता है, जहां वर्ग विहीन समाज होता है। आज भारत पूरा देश जातियों, धर्मों में, वर्गों में पूरा बंटा हुआ है, जबकि ये जो देशों में साम्यवादी देश होते हैं वहां ये वर्ग विहीन समाज है, कोई वर्ग नहीं किसी का, एक ही जाति होती है देश, एक ही धर्म होता है देश। आज चाइना के अंदर कोई हो अल्लाह इस तरह से करके देख ले कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर आंदोलन करने के लिए आ जाए कि कह दे कि नहीं नहीं हम सरकार गिरा देंगे, और वहां के नेता को गालियां दे के देख ले कोई वहां चाइना में, तो चीन आप देखते हैं, चीन बहुत एक भारत की तुलना में बहुत मजबूत कंट्री है भारत की तुलना में। और भले ही भारत का ये, हालांकि चीन की फितरत ये है कि वो पीठ में छुरा घोंपता है। हर देश की एक फितरत होती है। हिंदुस्तान की फितरत है शांति की। हिंदुस्तान किसी भी देश से दूसरे देश पर कभी भी पहले आक्रमण नहीं करेगा। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फितरत है कि हमेशा भारत को परेशान करना, और वो हमेशा करेगा वो। इसलिए भारत में एक मजबूत नेतृत्व हो तो पाकिस्तान भी शांत बैठा रहेगा, उसकी कोशिशें काम नहीं करेगी। चीन की फितरत है भारत के हमेशा पीठ में खंजर घोंपना, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ विडंबनाएं भी है। भारत में लोगों को अपने देश से कोई प्रेम नहीं है। सबसे पहले जाति, फिर धर्म, समुदाय, एरिया, क्षेत्र कौन सा है, ये सब चीजें आती हैं। चाइना के अंदर एक ही धर्म, एक ही जाति है, और वो है देश। माता का नाम चाइना, पिता का नाम चाइना, धर्म चाइना। हमारे जहां विद्यालयों में जो पहले प्रतिज्ञा दिलवाई जाती थी प्रार्थना, वहां उनकी यही प्रतिज्ञा है कि मेरा सब कुछ चाइना है। तो चाइना के लोगों में चाइना के लिए राष्ट्रभक्ति बचपन से ही उनमें जगाई जाती है। तो ये कई चीजों का डिफरेंस आ जाता है। तो साम्यवादी देश है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो अंत होता है, क्योंकि लोकतंत्र की जो बुराइयां हैं वो इसे खत्म करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लोकतंत्र को वो खत्म कर देती है। जो जो हमने इसके दोष देखे वो बहुत बड़े कारण है लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। और लोकतंत्र में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, केवल कुछ लोगों के हाथ में सत्ता रहती है। इसलिए फिर साम्यवाद, जब एक सत्ता से लोग परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं एक क्रांति होती है और वो साम्यवाद का रूप ले लेती है। वो एक वर्ग विहीन समाज होता है, कोई वर्ग नहीं है, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं। चाइना के अंदर पॉलिटिशियन के भ्रष्टाचार करने पे फांसी होती है और कईयों को हुई भी है। भारत में आजादी से लेकर के आज तक किस पॉलिटिशियन को कभी फांसी हुई है भ्रष्टाचार के लिए? तो ये चीजें है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, बाकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आगे इनको कंप्लीट। और ये देखिए बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत ही शानदार, सबसे बेहतरीन चैप्टर में से है ये लोकतंत्र। और 10th क्लास की किताबें जो है, तो आप जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, इसमें 6 से 10th की जो किताबें हैं आरबीएससी की,
वो कंप्लीट आपकी होने वाली है। और जो ए पर टेस्ट पेपर थे इन किताबों के, वो तो लगभग 25-30 दिन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब वहां मैं पहली यूनिट से 12वीं यूनिट तक के क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू रीट, अब वो करवाने वाला हूं मैं। और इसके साथ ही आपको काम क्या करना है, 6 से 10th की ये किताबें पढ़ लेना आप, जो हमने पढ़ी है पिछले 10 महीनों में। जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं वहां पे मैं उनको ज्वाइन कर सकते हो, अगर किसी ने नहीं किया है तो बहुत लाभ होगा आपको। फिर भी आपकी इच्छा है, कोई नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन करते हैं तो आपको जो लाभ होगा वो पूरा कंप्लीट ज्वाइन करने के बाद में आपको पता चलेगा, जब आप पूरी टेट सीरीज को अच्छे से ईमानदारी से निकालते हैं। केवल ज्वाइन करने से भी नहीं होता है। मैं जिस वे में बता रहा हूं इस तरीके से उनको सोल्व करना है, क्या उस तरीके से करते हो तो उसका लाभ है। नहीं तो फिर उससे अच्छा है कि क्यों 500 रुपए खराब करो, फिर रहने ही दो उसको। लेकिन मेरे अनुसार ज्वाइन करना है तो फिर मेरे अनुसार चलना है उसमें। फिर इसके बाद एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई भी एक गाइड लेना आप। मार्केट में जो भी 5-6 तरह की गाइड आती है, ये गाइड सब मार्केट में मैंने देख रखी है। कोई ऐसा खास अंतर इसमें नहीं है कि ये वाली तो बहुत शानदार है और ये वाली बहुत बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी में 2 फैक्ट ज्यादा है, किसी में 2 कम है, किसी ने ज्यादा मोटी बना दी, किसी ने पतली बना दी। तो वो कोई उसमें नहीं है, एक सी गाइड है, आप इनमें से कोई भी एक गाइड ले लेना, क्योंकि वो पर्टिकुलर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चीजें आ जाएगी। फिर आप पूरी गारंटी से आपको मैं कह रहा हूं, आप 60 में से 55 क्वेश्चन इसमें आराम से सोल्व कर दोगे, आराम से, एसएसटी में। तो इससे ज्यादा और क्या स्कोर आपको चाहिए? 55 तो मैं मिनिमम बता रहा हूं। आप 60 में से 58 भी कर सकते हो, 60 में से 60 भी कर दे कोई, अगर उसने 1-2 क्वेश्चन ऐसे नहीं दिए कि किसी को नहीं आए, ऐसे नहीं दिए, आप 60 में से 60 भी कर सकते हो। लेकिन 55 तो कम से कम करोगे आप, कम से कम। तो बाकी में अगर आप बना लेते हो स्कोर, बाल विकास में आप कम से कम 25 से ही कर देते हो। और बाल विकास का वैसे भी मैं अभी इसका लेके आ रहा हूं कोर्स ए पर, न्यूनतम राशि में पूरा जो अच्छी ऑथेंटिक किताबों से बनाया हुआ मैटर, प्लस सारे वीडियो लेक्चर पूरा डिटेल में, प्लस टेस्ट पेपर साइको के, ये 3 चीजें लेकर के आऊंगा उस कोर्स में। तो कम से कम अगर आप करते हैं तो 25 क्वेश्चन कम से कम 30 में से आप सही कर देंगे। और बाकी जो आपकी 2 लैंग्वेज है तो उनमें 15-15 नंबर तो आपके उनके ही होते हैं शिक्षण विधियों के। तो उनमें थोड़ा बहुत भी अगर आप 70% भी नंबर हासिल कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी सिलेक्शन की रेंज में होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।